हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है। अब आपकी एजुकेशन को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पर बुक्स मिल जाती है तब भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी समस्या का भी हम हल लेकर आए। अब क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट में क्या होता है कि हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, फिर हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, एमसीक्यूज हैं, फिर टेस्ट पेपर है, सैम्पल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इस तरीके से हम कई कैटेगरीज में पढ़ाई करते हैं इन्हीं चैप्टर्स की। तो यही कैटेगरीज हमने आपके लिए बुक्स के लिए रेडी करी है। जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ी, हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो एक बुक हमारी क्या हो गई, थ्योरी बुक हो गई। फिर हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया तो एक बुक हमारी हो गई सॉल्यूशन बुक हो गई। फिर हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया तो एक बुक हमारी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गई। फिर एमसीक्यूज बुक हो गई। इस तरह अलग अलग बुक्स आपके लिए हमने रेडी करी है जो आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आता है सवाल कि ये बुक्स हमें मिलेंगी कैसे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करिए, सबमिट करिए, हमारा टीम मेंबर जल्द ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो ये तो हो गई मैग्नेट ब्रेन्स जो आपके लिए फिक्रमंद रहता है उसकी एक छोटी सी जानकारी हमने दे दी कि और हमने आपके लिए क्या किया है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि आज हम मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये भी आपके 100% फ्री है। जैसे अभी तक आपको सारी 100% फ्री एजुकेशन मिलती आई है, वैसे ये भी 100% फ्री है। ये आपको क्लास 3rd से 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रहा है। तो सभी सब्जेक्ट्स में सभी चैप्टर के लिए अवेलेबल है। अलग अलग चैप्टर के आपके टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं। तो ये टेस्ट पेपर का पीडीएफ आपको पहले मिल चुका है। अब उन पीडीएफ को आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छा है, और ये कोशिश करिए कि उन्हें आप सॉल्व करिए। ये हम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ तक जैसे जो कोई भी चैप्टर आया तो हम जल्दी से, जब हमें पीडीएफ मिल जाता है तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने में हमको ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस चैप्टर के बारे में नहीं जानते और हमने मिस करी हैं। और जब हम उन चीज़ों को नहीं जानते हैं, अपने अंदर की कमज़ोरी जब हम एक बार फाइंड कर लेते हैं ना, तो फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। और जब हम ये पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ हमारी समझ में नहीं आया, तो हम उस कमी को दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये टेस्ट पेपर जो है ये आपको खुद ये पता करने का मौका दे रहा है कि हम क्या चीज़ है जो हमसे इस चैप्टर से रिगार्डिंग मिस हो गया है। और जो मिस हो गया है आप पीछे जाकर उसके रिगार्डिंग वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेस्ट पेपर में हमने दोनों ही तरह के आपको प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न हैं। तो इन दोनों को ही आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि भाई हम टेस्ट पेपर लेके आए, लेकिन कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि मैं तो आपको हिंदी ही पढ़ाती हूँ। अब क्वेश्चन उठता है क्लास क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्लास क्या है। तो क्लास है हमारी 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। इसका जो गद्य खंड का अध्याय है दूसरा, डायरी का एक पन्ना। तो इस डायरी के एक पन्ने में हमने देखा था कि किस तरीके से स्वतंत्रता से पूर्व ही स्वतंत्रता मनाई जाती थी। ठीक है, मतलब एक बताया घोषित कर दिया गया था 15 अगस्त का दिन कि इस दिन जो है हम स्वतंत्रता करेंगे। तो ये 15 अगस्त 1931 का दिन हमने इस डायरी के इस चैप्टर में पढ़ा था कि क्या किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो अब हमने वो पार्ट पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़े हैं, एमसीक्यूज किए हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पढ़ा है। तो फटाफट जो है हम इस चैप्टर को करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों तरह के प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला गद्यांश क्या दिया है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था, यानी कि उन्होंने किया था और इसका प्रबंध भी कर दिया था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा था। तो मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराना था और वहीं पे गोष्ठी करनी थी, तो वहाँ सुबह सुबह बहुत प्रबंध किया गया था कि कोई झंडा ना फहराए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन 1 बजे तक वो प्रबंध ढीला हो चुका था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी।
3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात थी वह निराली थी, मतलब लोग बहुत ज्यादा तादाद में पहुंच रहे थे ये इस आजादी के जश्न को मनाने के लिए। फिर क्या था, प्रश्न संख्या 1 पर आया। अब इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 1 है, पूर्णोदास पर कौन सा भार था? जनता को एकजुट करने का, सुभाष बाबू के जुलूस का, स्त्री समाज को संगठित करने का, या सरकार को गुमराह करने का? तो पूर्णोदास पर भार था सुभाष बाबू के जुलूस का, जिसका प्रबंध पूर्णोदास जी ने किया था। नेक्स्ट है, स्त्री समाज ने क्या तैयारियां की थी? स्त्रियों द्वारा जुलूस निकालने की, सभा के स्थान पर पहुंचने की, पुरुषों से अलग अपना अलग मोर्चा निकालने की। तो यहाँ पर का और खा दोनों सही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, का खा दोनों, तो ये हमारा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अपना रंग दिखाना का क्या अर्थ है? अभी एक मुहावरा है अपना रंग दिखाना, तो इसका अर्थ क्या होता है? वास्तविक रूप से अलग होना, अपने वास्तविक रूप में आना, चित्रकारी के लिए सुंदर रंगों का प्रयोग करना, अपने में ही मस्त रहना। तो अपना रंग दिखाने का तात्पर्य होता है अपने वास्तविक रूप में आना। अब अंग्रेज सरकार क्या थी, सुबह अपने रंग में थी, मुस्तैदी से थी, 1 बजे तक ढीली हो गई, लेकिन उन्हें जब लगा कि जो आज़ादी के लोग थे उनको ये लगा, स्वतंत्रता सेनानियों को, कि भाई अपना रंग नहीं दिखाएगी, लेकिन 3 बजे तक वो अपने रंग में आ गई, जब तक लोग वहां मॉन्यूमेंट के पास इकट्ठे होने लगे थे। तो पुलिस पूरी तरीके से सख्ती पर आ गई थी। मॉन्यूमेंट के पास 1 बजे कैसा प्रबंध था? पुलिस की तैनाती कम होना, लोगों का उत्साह कम होना, लोगों में निराशा का संचार होना, पुलिस और जनता में आपसी मतभेद होना। तो मॉन्यूमेंट के पास जो है 1 बजे तक क्या हुआ था, पुलिस की तैनाती कम हो गई थी, मतलब उन्होंने जो 1 बजे जितना प्रबंध किया हुआ था, सॉरी सुबह 8 बजे जितना प्रबंध किया था, 1 बजे तक उस प्रबंध में थोड़ी कमी आ गई थी। मैदान में आदमियों की भीड़ क्यों होने लगी थी? क्यों इतनी ज्यादा भीड़ थी? पुलिस के आदेश का पालन करने हेतु, शाम के समय पार्क में घूमने हेतु, सभा में भाग लेने हेतु, या मात्र दिखावे हेतु? तो क्या था, क्यों इतनी भीड़ थी? क्योंकि वो लोग सभा में भाग लेना चाहते थे, जो मॉन्यूमेंट के पास जो सभा होने वाली थी उसमें उनको भाग लेना था। तो ये हो गया हमारा पहला गद्यांश। अब आते हैं दूसरा गद्यांश, क्या है? ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। तो किस तरीके से सुभाष बाबू का जुलूस आगे बढ़ रहा था और वो क्या क्या कर रहे थे, ये चीज यहाँ बताई गई है। अब इस पर प्रश्न क्या है, पुलिस सुभाष बाबू के जुलूस को क्यों नहीं रोक सकी? क्या कारण था कि नहीं रोक सकी? उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, भीड़ की अधिकता के कारण, पुलिस की लापरवाही के कारण, जुलूस का अध्यक्ष होने के कारण। तो पुलिस का ना रोक पाने का कारण था भीड़ की अधिकता। सुभाष बाबू के जुलूस में बहुत अधिक भीड़ थी और पुलिस कम थी, इस वजह से वो नहीं रोक पाए। नेक्स्ट है, मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही क्या हुआ था? क्या हुआ था? पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी थी। तो चौरंगी चौराहे पे जब वो पहुंचे तो उसके बाद जो है पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया था। पुलिस की लाठियां पड़ने के बाद भी सुभाष बाबू क्या कर रहे थे? अब उन पे लाठियां पड़ी, उसके बाद भी वो क्या कर रहे थे? लोगों से बातचीत कर रहे थे, जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे, पुलिस से बहस कर रहे थे, अपनी टीम को समझा रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? इतनी लाठियां खाने के बाद भी वो जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली के कहने पर सुभाष बाबू ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? भाई उनको इतना पड़ चुका था, उसके बावजूद ही वो बोल रहे थे। तो ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा कि आप इधर आ जाइए, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करें? उन्होंने बोला कि आगे बढ़ना है। तो क्या हुआ? वे दूसरी तरफ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा आगे बढ़ना है, उन्होंने कहा लोगों को बचाना है, वे उनकी बात मान गए। तो सही क्या था? उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना है, लाठियां पड़ रही हैं तो पड़ने दीजिए, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। सुभाष बाबू पर लाठियां क्यों पड़ी? उनको क्यों मारा गया था? क्यों मारा भाई पुलिस ने? कारण क्या था? क्योंकि वे सरकार के आदेशों के विरुद्ध जुलूस निकाल रहे थे, क्योंकि वे सरकार के साथ मिलकर जनता के विरुद्ध साजिश रच रहे थे, क्योंकि वे अत्यंत उग्र होकर विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे सरकार के विरोधी नहीं थे।
तो सुभाष बाबू को लाठियां इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार उस दिन जुलूस निकालना मना था, लेकिन तब भी उन्होंने जुलूस निकाला, इसलिए सरकार ने, पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसाई थी। तो ये का हमारा सही। तो अब इस प्रश्न के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, यहां पर हमें पूरी तरह डिटेल में आंसर देना है। तो क्या है प्रश्न? कलकत्ता में घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने का कारण बताइए। सभी घरों को बहुत अच्छे से सजाया गया था, उन पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। क्यों? क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। कब? 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी और कहा गया था कि सभी जगह जो है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे, इसीलिए सभी घरों पे ये राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा था। तो क्या था? 26 जनवरी 1931 का दिन स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की प्रतिज्ञा का दिवस था। यहाँ स्त्री पुरुष विद्यार्थी सभी उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने अपने अपने मकानों पर राष्ट्रीय झंडे से सजा रखा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। तो लगाए जाने का कारण क्या था? क्योंकि उस दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की प्रतिज्ञा ली गई थी कि हम लोग आज के दिन से स्वतंत्रता मनाएंगे, इसीलिए सभी घरों पर झंडे लगे थे। सुभाष बाबू ने कब और कैसे जुलूस निकाला? यह दिन किस अमर दिन की स्मृति में था? तो अब क्या था, कैसे उन्होंने जुलूस निकाला था वो, क्योंकि पूर्णदास ने पूरा प्रबंध किया था, वो चीज़ें वहाँ से लेकर जो भी चौरंगी चौराहे पे हुआ वो सारी चीज़ें उनको आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? सुभाष बाबू ने 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में जुलूस निकाला। यह जुलूस सरकारी कानूनों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक रूप से निकाला गया था। यह दिन 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस की अमर स्मृति में था। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। तो उसी की आपकी दूसरी वर्षगांठ जो है वो कब बननी थी? 26 जनवरी 1931 को। तो इसी दिन जो है ये जुलूस निकाला गया था। और जुलूस कैसे, कब और कैसे निकाला उन्होंने जो है सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह जुलूस निकालने पर बैन किया था। तो अब आप यहाँ पर बता दे सकते हैं ये भी कि पूर्णदास ने उनके जुलूस का प्रबंध किया था, उनके ऊपर लाठियां भी पड़ी, लेकिन तब भी वो जुलूस को लेकर आगे बढ़ते रहे थे। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1931 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों वही दिन जो है इसको मनाने का जो है डिसाइड किया गया, इसका कारण आपको बताना है। तो क्या दिया? कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में यह तय किया था कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं मांगा जाएगा, मतलब हमें पूरी संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और इसके लिए एक लंबे और स्थायी आंदोलन की शुरुआत की गई। यही कारण था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर प्रकार से त्याग और बलिदान करने की प्रतिज्ञा ली गई, कि मतलब इस दिन से हम स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मतलब अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में ये चीज डिसाइड हुई और 26 जनवरी 1930 से ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का दिन शुरू हो गया। जब हम मनाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार हमको दंडित करेगी, तो आपको पूरी तरीके से बलिदान और त्याग के साथ ये मनाना है, सरकार आपको जितना भी दंडित करती रहे। तो इसीलिए हर साल 26 जनवरी को ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो 1930 में मनाया गया, फिर ये जो हमने अभी जो पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में वो 26 जनवरी 1931 का है। तो ये उसी का पूरा विवरण है। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में बड़े बाजार में राह चलते लोग किस दृश्य को देखकर उत्साहित हो रहे थे? क्या चीज थी जो लोगों को बड़ा आकर्षित कर रही थी? सबसे बड़ा कारण था पूरा शहर बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ था राष्ट्रीय ध्वजों से। तो क्या था? 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में राह चलते लोग पूरे शहर की गई साज सज्जा को देखकर उत्साहित हो रहे थे। बहुत शहर अच्छे से सजाया गया था। उस दिन बड़े बाजार के सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कुछ मकानों को तो अत्यंत भव्यता से सजाया गया था। इसके साथ ही सड़कों पर बड़ी संख्या में गोरखे, सैनिक, सार्जेंट तथा घुड़सवार पुलिस की तैनाती लोगों को बहुत प्रभावित कर रही थी। तो ये मतलब जहां एक तरफ सजावट थी वहीं पुलिस का प्रबंध भी बहुत चाक चौबंद था, तो वो भी जो है लोगों को बहुत ही ज्यादा उत्साहित कर रहा था। ओपन लड़ाई किसे कहा गया है? यह अपूर्व क्यों थी? ओपन लड़ाई,
भाई सरकार इस समय अंग्रेजी शासन की थी और उनको खुले रूप से जो है चुनौती दी गई थी कि हम इस दिन स्वतंत्रता, भाई स्वतंत्रता मिली नहीं है लेकिन तब भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसी को ओपन लड़ाई बोली गई है। तो क्या था, अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत सार्वजनिक सभाओं को गैर कानूनी ठहरा दिया गया था। एक तो स्वतंत्रता, और उस पर सरकार ने जुलूस निकालना, झंडा फहराना, इन सब पे प्रतिबंध जो है आपको बंद कर दिया था, लेकिन तब भी ये लोग सारे काम कर रहे थे। पुलिस सरकार के आदेश पालन को तत्पर थी। इन सब के बावजूद काउंसिल द्वारा नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसे ही ओपन लड़ाई कहा गया। यह अपूर्व थी क्योंकि इससे पूर्व कभी इतना बड़ा जुलूस नहीं निकाला गया था। अब अंग्रेजी सरकार का शासन, एक तो आप उसमें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो और उसके बाद आपने ओपन चुनौती दे दी कि 4:24 पर मैं यहाँ झंडा फहराऊंगा और जो है प्रतिज्ञा ली जाएगी। इसके लिए पूरे शहर से जुलूस वहां जाकर एकत्र होने थे। तो यहाँ पर एक तरीके से सरकार को पूरी खुली चुनौती दी गई थी, आप हमें रोक सकते हैं तो रोकिए। तो इस तरीके से उस दिन बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुए, बहुत सारे लोग घायल भी हुए, लेकिन तब भी झंडा फहराया गया और प्रतिज्ञा पढ़ी गई थी। 26 जनवरी 1931 को सुभाष बाबू की भूमिका क्या थी? सुभाष बाबू जो है वो जुलूस लेकर निकले थे, उनकी वही भूमिका हमें यहाँ पर बतानी है। 26 जनवरी 1931 को जुलूस निकालने में सुभाष बाबू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और ठीक 4:10 पर जुलूस लेकर आए थे। पुलिस ने उनको चौरंगी पर रोकने का प्रयास किया परंतु असफल रही। चौरंगी चौराहे पर रोकने मतलब लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने उन पर लाठियां भी चलाई परंतु वह आगे बढ़ने का निश्चय कर चुके थे। वह जोर जोर से वंदे मातरम बोलकर सबका उत्साहवर्धन कर रहे थे। मतलब लाठियां खाई उन्होंने, तब भी वो आगे बढ़ते रहे और जोर जोर से वंदे मातरम बोलते रहे ताकि उनके पीछे जो लोग हैं वो भी, उनका भी मोटिवेशन होता रहे और वो जो है लाठियों के डर से पीछे ना भागे और हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। पुलिस द्वारा कलकत्ता में आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज करने और उन्हें लॉकअप में रखने के बाद भी उनका उत्साह ठंडा क्यों नहीं पड़ रहा था? देखिए भाई, बहुत सालों से प्रताड़ित हो रहे थे वो लोग। अब इतना ज्यादा करने के बाद, अब इतना तो अत्याचार वो पहले ही झेल चुके थे, अब ये लाठी चार्ज और पुलिस में बंद, थाने में बंद करने के बाद भी इनका उत्साह जो है वो ठंडा पड़ जाए, ऐसा तो हम सोच नहीं सकते। तो क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले कलकत्ता वासी देश प्रेम और मरने मारने की भावना पर अपने दिलों में संजोए हुए थे। मतलब अब पूरी तरीके से उनको चाहिए थी आज़ादी और देशभक्ति से पूरी तरह भरे हुए थे। पुलिस की लाठी से चोट लगने, जेल जाने या किसी अन्य व्यक्तिगत नुकसान का उन्हें भय नहीं था। उन्हें देश को स्वतंत्र कराने की भावना ने ओत-प्रोत कर दिया था। इसीलिए पुलिस द्वारा हर प्रकार का अत्याचार किए जाने पर भी उनका उत्साह ठंडा नहीं पड़ रहा था। अब देखिए, ये उत्साह एक दिन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बहुत समय पहले से इस अत्याचार को झेलते चले आ रहे थे, तो इसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोष भर गया था। तो अब वो बस यही चाहते थे कि बस किसी तरह अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले जाएं। तो वो जो भावना थी वो क्या थी? अपने देश प्रेम की भावना थी, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की भावना थी, जिसके ऊपर ये जो आप छोटे छोटे कर रहे थे कि लाठी चार्ज कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, ये कुछ भी नहीं था। तो उनकी भावना इस समय सर्वोपरि थी, इसीलिए उनका जोश ठंडा नहीं हो रहा था इन लाठियों के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के मार्गों की क्या स्थिति हो गई थी, बताइए। अब जो रास्ते थे वो क्या थे, किस तरीके से? बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात थी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि किसी तरह का जुलूस निकाला जाएगा तो फिर तकलीफ होगी। तो क्या था, 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के सभी मार्गों पर पुलिस पहरा दे रही थी ताकि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा ना फहराया जाए। तो बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात थी। इतना सख्त पहरा होने के बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों ने जगह जगह झंडे फहराए थे। मतलब बहुत प्रबंध किया गया था, लेकिन तब भी हर घरों पर झंडे फहरे हुए थे। पुलिस ने सभी क्रांतिकारियों के साथ मारपीट की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मतलब जुलूस निकालने से पहले ही काफी क्रांतिकारी गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिनमें 105 स्त्रियां थी। प्रत्येक मार्ग में क्रांतिकारियों के जुलूस निकल रहे थे और पुलिस द्वारा उन्हें रोकने के लिए घातक प्रयास किए जा रहे थे। तो बहुत ज्यादा चाक चौबंद होने के बावजूद भी ये लोग आगे बराबर बढ़ते रहे थे।
डॉक्टर दास गुप्ता का 26 जनवरी 1931 के आंदोलन में क्या योगदान रहा? देखिए, सबने अपना अपना योगदान दिया था, स्त्रियों ने दिया था, सुभाष बाबू थे, उसी तरह डॉक्टर दास गुप्ता के योगदान को आपको यहाँ बताना है। तो क्या था? 26 जनवरी 1931 के आंदोलन में डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देख रेख का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। भाई, बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया था, तो बहुत सारे लोग घायल थे, तो उन घायलों की सेवा का जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो दास गुप्ता निभा रहे थे। वे इन घायलों का उपचार करने के साथ साथ उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे, ताकि भविष्य में इन चित्रों के माध्यम से लोगों को पुलिस के दमन तथा आंदोलनकारियों के त्याग के विषय में बताया जा सके। देखिए, बहुत सारी, जैसे आजकल तो हम लोग के हाथ में है कि जरा देर में फोटो खींच लेते हैं, सेल्फी खींच लेते हैं, उस समय इतना नहीं होता था। तो जब वो घायल होकर लोग वहां पर आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो है ना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लोग घायल थे। अब ये चीज़ का सबूत चाहिए था कि कौन कौन घायल हुए थे, और दूसरा, भविष्य में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये फोटो उतारी जा रही थी, जो काम कर रहे थे दास गुप्ता जी। नेक्स्ट है, डायरी का एक पन्ना पाठ में क्या महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है? ये पूरा जो पाठ हमने पढ़ा, इसमें था कि कलकत्ता की अहम भूमिका नहीं रही स्वतंत्रता संग्राम में। तो यहाँ पर सीताराम जी ने इस पूरी डायरी का पन्ना हमारे सामने, जो डायरी उनकी डायरी थी, उसका एक अंश हमारे सामने रखा गया है, 26 जनवरी 1931 का दिन, खाली ये स्पष्ट करने के लिए कि कलकत्ता वासियों ने भी स्वतंत्रता दिवस में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और स्वतंत्रता हम सभी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज भी हमको इसमें बताई दी गई है। तो क्या है, यह पाठ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि देश को स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए प्रत्येक भारतवासी ने अपना अभिन्न योगदान दिया है। जब अंग्रेजी शासकों ने भारतीयों के विरुद्ध हिंसा का सहारा लिया, लाखों आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजी सरकार के कानूनों का उल्लंघन कर उनके विरुद्ध अहिंसक आंदोलन किया। इसमें स्त्री पुरुष का भी भेदभाव मिट गया। तो मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष ही खाली भाग ले रहे थे, स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। ये चीज समझाने के लिए हमारे सामने ये पाठ रखा गया है। तो हमने फटाफट जो है ना, ये पूरा चैप्टर जितना टेस्ट पेपर आपको दिया गया था, हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हर चैप्टर का आपके पास टेस्ट पेपर आता रहेगा और फटाफट आप सॉल्व करते रहिएगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपके लिए बहुत कार्यरत रहता है, और हम हमेशा फिक्रमंद रहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में किसी तरह से भी पीछे ना रहने पाए। तो आपकी हेल्प करने के लिए अब हम लेकर आ रहे हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको वो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही है, और इनको बहुत ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ा, तो हमारी एक बुक एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो जाती है, एमसीक्यूज पढ़ा तो एमसीक्यूज बुक हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की बुक हैं हमारे पास में। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसमें एक फॉर्म है, उसे फिल करके आप सबमिट करिए। जल्दी हमारा टीम मेंबर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा इसके लिए। तो आगे अभी और भी टेस्ट पेपर हैं, साथ में रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।